नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 74 में आपका स्वागत है। यहाँ पे वोटिंग बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। वोटिंग बिहेवियर में सबसे पहले तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मीनिंग ऑफ वोटिंग बिहेवियर क्या है। अब यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स के स्टेटमेंट्स है, जैसे गॉर्डन मार्शल, स्टीफन वैस्पी। तो थोड़ा बहुत स्टेटमेंट्स देख लें इन्होंने क्या दिए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ वोटिंग बिहेवियर, इसको समझने की कोशिश करेंगे खासकर इंडियन कंटेक्स्ट में। और खास बात डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर। भाई हमारे देश में वोटिंग को कौन, मतलब वोटिंग किस हिसाब से होती है, वोटिंग बिहेवियर को कौन डिटरमिन करता है, तो इसको आप बोल सकते हो डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर। इस एक पर्टिकुलर चीज को भी बहुत सही तरीके से समझेंगे। और फाइनली हम लोग समझेंगे रोल ऑफ मीडिया इन इलेक्शंस एंड वोटिंग बिहेवियर। ये लास्ट चीज होगी। देखते हैं भाई इस पूरे चैप्टर को हम कितनी वीडियोस में खत्म करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपका मीनिंग ऑफ वोटिंग बिहेवियर से। वोटिंग बिहेवियर का मतलब क्या है? इलेक्टोरल बिहेवियर। इलेक्टोरल बिहेवियर मतलब पॉलिटिकल बिहेवियर। तो मतलब अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए वोट डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं मतलब आप उस पर्टिकुलर पर्सन को अपना सपोर्ट दे रहे हो। कौन सा सपोर्ट दे रहे हो? अपना पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहे हो, क्योंकि आपके वोट डालने से वो जीत सकता है। अब समझना इस बात को जरूरी है कि ये जो आप वोट डाल रहे हो, ये आपका पॉलिटिकल बिहेवियर दर्शाता है, आपकी आइडियोलॉजी दर्शाता है, आपके सोचने का तरीका दर्शाता है। तो बेसिकली आपका वोटिंग बिहेवियर क्या है और ये क्या दर्शाता है, यही अलग अलग ऑथर्स ने और एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे डिवाइस करने की कोशिश की है। जैसे प्लानो और रिक्स ने क्या बोला है कि वोटिंग बिहेवियर इज अ फील्ड ऑफ स्टडी concerned with the ways in which people tend to vote in public elections and reasons why they vote as they do। मतलब कि ये वो स्टडी है वोटिंग बिहेवियर, जिससे पता चलता है कि भाई किन तरीकों से लोग वोट डालते हैं और क्या रीजन से क्यों वैसे वोट डालते हैं। फिर उसी प्रकार से गॉर्डन मार्शल साहब बोल रहे हैं कि जो वोटिंग बिहेवियर का स्टडी है, इट फोकसेस ऑन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ व्हाई पीपल वोट एज दे डू एंड हाउ दे अराइव एट द डिसीजन दे मेक। तो लोग पीपल ऐसे क्यों वोट कर रहे हैं जैसे वो कर रहे हैं, और कैसे वो उन डिसीजंस पे पहुंच रहे हैं जिन डिसीजंस के बेसिस पे वो वोट कर रहे हैं। कुछ कुछ इस प्रकार की बातें और ये नाम कुला बीडू ने भी कही है। इन्होंने क्या बताया कि वोटिंग बिहेवियर दिखाता है एक वोटर की चॉइस, उसके प्रेफरेंसेस, उसके पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसी है, उसके क्या कंसर्न्स हैं। तो किसी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मुद्दे को लेके अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी उसके फेवर में बात कर रही है तो वो उसको वोट दे देगा। एग्रीमेंट्स, प्रोग्राम्स, ठीक है ना भाई, क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू सोसाइटी एंड नेशन। तो इस सब चीजों के बारे में इंडिविजुअल के व्यू पॉइंट को। और फाइनली स्टीफन वॉसबाई क्या बोलते हैं? इट इन्वॉल्व्स एन एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल मेकअप एंड देयर रिलेशंस टू पॉलिटिकल एक्शन एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल पैटर्न। यानी कि स्टडी वोटिंग बिहेवियर ये दिखाता है कि इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल मेकअप, एक इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल मेकअप कैसा है और वो साइकोलॉजिकल मेकअप उसके पॉलिटिकल एक्शंस के साथ किस प्रकार कनेक्ट होता है, ये भी दिखाता है। कौन? वोटिंग बिहेवियर। तो ये तो देखिए बोल बच्चन टाइप की बातें हैं, ऐसे ही एक थ्योरी टाइप की आपके सामने आ गई, उतना काम का नहीं है। एक्चुअली में चैप्टर से ज्यादा काम का है नहीं। एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, बिल्कुल कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर ही बन सकते हैं। ऑलमोस्ट पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत पॉलिटी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दी है, कहीं पे भी इस तरीके से नहीं पढ़ाई गई है। तो आप ज्वाइन बटन दबा के मदद कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जर्नी डॉट जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं जितनी भी करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाता हूँ उसके लेक्चर्स के पीडीएफ डाल देता हूँ। साथ साथ जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो का लिंक भी अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब हमेशा नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वोटिंग बिहेवियर। और सिग्निफिकेंस ऑफ वोटिंग बिहेवियर में हम लोग बात करेंगे फेसिफोलॉजी की। फेसिफोलॉजी क्या है? दिस इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो फेसिफोलॉजी क्या है? फेसिफोलॉजी पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है। और ये पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच किससे डील करती है? विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर। वोटिंग बिहेवियर में अगर आप साइंस घुसेड़ दो, साइंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप वोटिंग बिहेवियर को स्टडी करने लगो, तो ये हो जाएगा आपका फेसिफोलॉजी। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस में इसी प्रकार की चीजों की स्टडी होती है। जरूरी थोड़ी ना कि साइंस टेक्निकल हो, तो मेडिसिन और टेक्नोलॉजी की फील्ड में ही साइंस नहीं आती है, आपके ह्यूमन थॉट के फील्ड में भी साइंस आती है। आप किस प्रकार से सोचते हो, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, ठीक है ना। कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपके सामने आ गया, आप कैसे एक्ट करोगे, तो यही बात यहाँ पे कि भाई अगर आपके सामने ऑप्शन दिया जाए कि आप वोट करो, तो आप किसको वोट करोगे। दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ टाइप ऑफ साइंस, ठीक है। ये जो फेसिफोलॉजी नाम का जो टर्म है, इसको पॉपुलराइज किया था अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट ने, ठीक है भाई। अब अगर बात की जाए यहाँ पे, द मॉडर्न वर्ड फॉर द स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर फेसिफोलॉजी डिराइव्स फ्रॉम द क्लासिकल ग्रीक फेसोफोस। ये जो फेसिफोलॉजी नाम का शब्द है,
ये कौन से शब्द से निकला है? ग्रीक वर्ड फेसोफोस से निकला है। और इस ग्रीक वर्ड फेसोफोस का मतलब क्या था? द पीस ऑफ पॉटरी ऑन विच सर्टेन वोट्स मेनली अबाउट द बैनिशमेंट ऑफ दोज सीन एज डेंजरस टू द सोसाइटी वन इंस्क्राइब। पहले क्या होता था कि पॉटरी होती थी एंशिएंट ग्रीक एरा में, और उस पॉटरी के ऊपर वोट डाल के लोग लिखते थे कि हाँ भाई हम वोट दे रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को सोसाइटी से निकाल दिया जाए, मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, टाउनशिप से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये मैन काइंड के लिए और यहाँ पे ह्यूमैनिटी के लिए खतरनाक हो गया। तो एक प्रकार का वोट दिया जा रहा है। ये वोट दिया जाता था एक ऐसी पॉटरी पे जिसका नाम था फेसॉस, और इसी फेसॉस से बना दिया गया फेसोलॉजी, मतलब कि आप किसको वोट दोगे इसकी स्टडी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई। अब ये तो फिर भी वही बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थ्योरी टाइप की है, चल रही है। स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर जरूरी क्यों होती है समझना। सबसे पहली बात है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। अब आप बोलोगे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है? देखिए, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बड़ी ट्रिकी चीज है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज दैट प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स लर्न एंड फ्रीक्वेंटली इंटरनलाइज अ पॉलिटिकल लेंस, framing their perceptions of how power is arranged and how the world around them should be organized. Those perceptions in turn shape and define individual definitions of who they are and how they act. देखिए कहने मतलब क्या है कि भाई एक पर्सन, जिससे एक इंसान अपने दिमाग में, देखिए एक पर्सन एक सोसाइटी में रहता है, उस सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल माइंडसेट है। उन पॉलिटिकल माइंडसेट को देख के वो पर्सन पॉलिटिकल फील्ड में, पॉलिटिक्स के फील्ड में अपने दिमाग के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कुछ थॉट प्रोसेस डेवलप करता है, किसी पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए एक थॉट प्रोसेस डेवलप करता है, और उस थॉट प्रोसेस से उसको ये पता चलता है कि उसकी सोसाइटी में पावर कैसी है। तो जैसे कि भाई कोई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का पर्सन होगा तो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा, राइटिस्ट होगा, लेफ्टिस्ट होगा। तो ये एक प्रकार का क्या कहता है कि पावर का, पॉलिटिक्स का एक सोचने का तरीका बन रहा है आपके दिमाग में, एक पॉलिटिकल लेंस बन रहा है, और इसी को बोलते हो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ये मैंने बहुत जनरल तरीके से समझाया, इसके काफी मतलब है। फिर नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन एग्जामिनिंग द इंटरनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू अमंग द एलीट एज वेल एज द मासेस। देखिए, इंटरनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या था? हम एक डेमोक्रेसी, हमारा देश एक डेमोक्रेसी है। अभी डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेशन को चुनेंगे, और रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनोगे कैसे? वोट डाल के। तो आप किस हद तक वोट को डाल रहे हो, कितना सीरियसली वोट को ले रहे हो, ये इस बात को दिखाएगा कि आपकी देश के अंदर डेमोक्रेसी किस हद तक एस्टैब्लिश हो चुकी है, एलीट के अंदर भी और मासेस के अंदर भी। तो क्या सिर्फ टॉप क्लास के लोग ही वोट डालने जा रहे हैं, या टॉप और पुअर क्लास सबके लोग वोट डालने जा रहे हैं, केवल टॉप और मिडिल क्लास डालने जा रहे हैं? ये सब चीजें ये बताती हैं। फिर इट एम्फसाइजेस द रियल इंपैक्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी बैलेट बॉक्स, मतलब कि वो जो बैलेट बॉक्स है जिसमें आप वोट डाल रहे हो वो रेवोल्यूशनरी है। रेवोल्यूशनरी क्यों है? क्योंकि ताकतवर से ताकतवर लोगों को कमजोर बना के उखाड़ के फेंक सकता है ये बैलेट बॉक्स। आपके हाथ में ताकत है कि आप वोट डाल के ताकतवर से ताकतवर लोगों को उखाड़ के फेंक सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? इट इनेबल्स टू थ्रो लाइट एज टू हाउ फॉर द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कंटिन्यू और ब्रेक विद द पास्ट। कहना मतलब ये है कि अभी के लिए जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चल रही है, पहले की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से कितनी मैच खाती है और उससे कितनी अलग होती है, ये भी वोटिंग बिहेवियर बताएगा आपको। और फाइनली, इट हेल्प्स टू मेजर वेदर इट इज मॉडर्न और प्राइमोर्डियल इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट आज की डेट में चल रहा है, क्या वो पहले के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न हो गया, या पहले से भी ज्यादा दकियानूसी हो गया, कंजर्वेटिव हो गया? ये बात भी पता चलती है वोटिंग बिहेवियर से। फिर भाई एनजीएस किनी के हिसाब से वोटिंग बिहेवियर क्या है? अ मोड ऑफ लेजिटिमाइजिंग डेमोक्रेटिक रूल, मतलब एक ऐसा तरीका जिससे डेमोक्रेटिक रूल को आप लेजिटिमाइज करो। डेमोक्रेटिक रूल मतलब कि जो लीडर है उसको लोगों ने चुना है, तो इसको आप बोलोगे डेमोक्रेटिक रूल, और डेमोक्रेटिक रूल को लेजिटिमाइज करना जरूरी है। ओके, तो कल की डेट में कोई टोटलिटेरियन हिटलर टाइप का आदमी आके ये नहीं बोल सकता कि नहीं भाई अब तो मैं डेमोक्रेसी हटा रहा हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों के पास ताकत है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने ऊपर राज करने वाले को चुन सकते हैं। तो यहाँ पे आप लेजिटिमाइज कर रहे हो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, वोट डालने की प्रोसेस को। नेक्स्ट है इंस्टेंसिंग पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंटीग्रेशन इनटू द पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो भाई वोट डाल के एट दैट इंस्टेंट पे वो पर्सन पूरे के पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। उस एक सेकंड में, उस एक इंस्टेंस में जब आप वोट डालते हो, उस एक इंस्टेंस के लिए तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेनिंग करती हैं, प्लान्स निकालती हैं, वोटर्स को वो करने की कोशिश करती हैं। तो उस एक इंस्टेंस में आप वोट डाल के पूरी की पूरी पॉलिटिकल कम्युनिटी के साथ जुड़ जाते हो, क्योंकि आपके वोट पे ही वो लोग जिंदा है। ओके भाई। फिर a role action involving definite political orientation embedded in a particular type of political culture। आप जब वोट डाल रहे हो ना, तो आपका वोटिंग बिहेवियर एक और चीज दिखा रहा है। जहां पे भी आप वोट डालते हो वहां पे एक प्रकार का पॉलिटिकल कल्चर है।
अब जैसे इंडिया का पॉलिटिकल कल्चर ये हो सकता है कि बीजेपी के अपने सपोर्टर्स हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अपने सपोर्टर्स हैं, बाकी के अपने सपोर्टर्स हैं, और वो लोग अपने अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से सपोर्ट कर रहे हैं और अगेंस्ट में हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग भी अगेंस्ट में, उनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है। तो आप बीजेपी की फेवर में तो वो आपका पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, आप बीजेपी के अगेंस्ट में वो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है। आप ये सोच रहे हो कि भाई क्या मेरे पास कोई और अच्छा अल्टरनेटिव है, वो भी एक पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये वोटिंग बिहेवियर आपके पॉलिटिकल ओरिएंटेशन को भी दिखाता है। और फिर फाइनली एक इंडिविजुअल सिटीजन सीधे सीधे फॉर्मल गवर्नमेंट से जुड़ता है अपने वोट डालने की ताकत के थ्रू, और ये बहुत जरूरी है। एक सिटीजन का सीधे सीधे पॉलिटिशियन से जुड़ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर। इंडिया की सोसाइटी एक हाईली डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है, इसमें कोई बात नहीं है। इसका कंपोजिशन भी बहुत डाइवर्सिफाइड है, और इंडिया में जो वोटिंग बिहेवियर होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिटरमिन किया जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस होता है। ये फैक्टर्स पॉलिटिकल हो सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक हो सकते हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कास्ट फैक्टर। भाई कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रही है इंडिया में बहुत लंबे समय के लिए, जो कि इन्फ्लुएंस करती है वोटर्स को। हमेशा कास्ट के नाम पे चीजों को पोलिटिसाइज किया जाता है, और कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स हैज बीन अ रिमार्केबल फीचर। रजनी कोठारी जी यहाँ पे क्या बोलती हैं, इंडियन पॉलिटिक्स इज कास्टिस्ट एंड कास्ट इज पॉलिटिसाइज्ड। मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और कास्ट ही पॉलिटिसाइज्ड है। मतलब कि एक कास्ट के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर पॉलिटिसाइजेशन बहुत होता है। अगर आप किसी एक ऐसे कम्युनिटी में जाइए देश के रूरल इलाकों में जहां पे एक कास्ट के लोग डोमिनेंट हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे पॉलिटिशियंस पहले ही पहुंच के उस कास्ट के आधार पे उस सोसाइटी के ऊपर अपना दबदबा मचाने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाएंगे, और वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक उसी कास्ट के पर्सन को पकड़ेंगे जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ वफादार होगा, और कहीं ना कहीं वो लोगों को बोलेगा कि मैं तुम्हारी पास्ट का हूं, मैं इस पॉलिटिकल पार्टी में रहकर तुम्हारे लिए अच्छा करवाऊंगा। तो कहीं ना कहीं कास्ट, ये जो पूरा का पूरा कास्ट सिस्टम है ना, इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है। कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिशियन ही कास्टिज्म को प्रमोट करते हैं, क्योंकि अगर कास्टिज्म खत्म हो गया, सब लोग एकजुट होकर मिलकर रहने लगे, सब एक दूसरे के बराबर हो गए, तो भाई इन कास्ट पॉलिटिशियंस का धंधा कैसे चलेगा। और हमारे यूपी बिहार जैसे स्टेटों में तो सारी पॉलिटिक्स ही कास्ट पे चलती है। अब चीजें सुधर रही हैं, लेकिन पहले तो चलती हैं, अभी भी चलती हैं। तो भाई जब भी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी डिसाइड कर रही होती हैं, तो उनके लिए फैक्टर ऑफ कास्ट को कंसीडर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, क्योंकि दिस इन्फ्लुएंसेस अ लॉट ऑफ वोटिंग बिहेवियर। कास्ट एक इतनी बड़ी चीज है भाई। और यहाँ पे पॉल ब्रॉस साहब ने भाई आपका कास्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। क्या बोला इन्होंने, एट द लोकल लेवल इन द कंट्री साइड बाय फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वोटिंग बिहेवियर रिमेन्स कास्ट सोलिडारिटी। यानी कि कंट्री साइड में, रूरल इंडिया में, लोकल लेवल पे भाई कास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वोटिंग फैक्टर। एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लार्ज और इंपॉर्टेंट कास्ट होती है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि वोटिंग बिहेवियर को डिसाइड करने में कास्ट एक मेजर मुद्दा है, एज सिंपल एज दैट। फिर बात करते हैं रिलीजन की। रिलीजन एक और बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर है हमारे देश के इलेक्टोरल बिहेवियर में। पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनल प्रोपोगंडा फैलाती हैं, और रिलीजन का पॉलिटिक्स में कितना इंपॉर्टेंस है, ये तो आप इसी बात से जान गए होंगे कि हमारा जो देश का बंटवारा हो गया वो भी रिलीजन के आधार पर हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज अपना कम्युनल प्रोपोगंडा फैलाती हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स का फायदा उठा के दंगे भड़काना, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी को अगेंस्ट भड़काना, उनको दबा के रखना, नीचा रखना, कभी उनको ऊपर मत उठने देना। आपको पता है, अगर आप बात करो इस्लाम धर्म की, इंडिया में वो पॉलिटिकल पार्टीज जो क्लेम करती हैं कि हम मुस्लिम धर्म के लोगों का साथ देंगे, हम मुस्लिम धर्म के लोगों को हिंदू धर्म के लोगों के अगेंस्ट बचाएंगे, वो पॉलिटिकल पार्टीज खुद मुस्लिम धर्म के लोगों का भला नहीं चाहती हैं। क्योंकि अगर ये मुस्लिम धर्म के लोग बड़े हो गए, काबिल हो गए, कुछ बन गए कल की डेट में, तो क्या ये उनकी बात सुनेंगे? आप सोचिए, एक इंसान पढ़ लिख गया, उसके अंदर दिमाग हो गया, वो काबिल हो गया, तो क्या वो कभी किसी की दकियानुसी बातों में फंसेगा? कभी नहीं फंसेगा। वो तभी तक किसी एक ऐसे पॉलिटिशियन की बात में फंस रहा है, जैसे कि क्या है, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारा धर्म खतरे में है, इस तरीके से बातों से लोगों को बरगलाना, ये बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, ठीक है ना। अक्सर कर एक लीडर है हैदराबाद के, नाम आता ही रहता होगा, समझ ही गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाना, उल्टी सीधी बातें बोलना, ठीक है। ये क्लेम करते हैं कि हम मुस्लिम धर्म के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जबकि किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं और देश को बांट रहे हैं। क्योंकि भाई अगर सब धर्म के लोग बराबर होकर ऊपर उठ जाएंगे तो कोई आपस में नहीं लड़ेगा। इन सियासी जो पॉलिटिक्स चलाने वाले जो लोगों की दुकानें हैं ना, सब बंद हो जाएंगी। आगे बात करते हैं। तो रिलीजन ऑब्वियसली बात है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी
रिलीजन के इन्फ्लुएंस को छोड़ नहीं सकती, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम एक सेक्युलर नेशन है। सेक्युलर नेशन होने के बाद भी रिलीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। फिर बात करते हैं लैंग्वेज की। भाई लिंग्विस्टिक कंसिडरेशंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत लंबे समय तक वोटिंग बिहेवियर को लिंग्विस्टिक फैक्टर्स ने अफेक्ट किया है। मैं आपकी बात कर लूं तो डीएमके पार्टी जो बनी तमिलनाडु में, टीडीपी पार्टी बनी जो आंध्र प्रदेश में, कहीं ना कहीं लिंग्विज्म की बेसिस पे बहुत फोकस हुई। डीएमके से एआईएडीएमके निकली। ये दोनों पार्टीज दे हैव बीन सक्सेसफुल ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज फैक्टर। और इनके लीडर्स ने कहीं ना कहीं, चाहे आप डीएमके की बात कर लीजिए, चाहे कहीं ना कहीं आप एआईएडीएमके की बात कर लीजिए, उनके एमजीआर के बारे में तो मैंने काफी बताया भी आपको, कहीं ना कहीं इन्होंने लिंग्विस्ट एजेंडा को, लैंग्वेज के एजेंडा को अपने रीजन्स में जिंदा रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लैंग्वेज का एजेंडा उनको जिताने के लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल था। और लैंग्वेज का एजेंडा इंपॉर्टेंट था बहुत, ये जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था ना स्टेट्स का 1956 में, उसी समय पता चल गया था। फिर भाई रीजनलिज्म की बात की जाए, देखिए रीजनलिज्म और सब रीजनलिज्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, वोटिंग बिहेवियर में। देखिए बात यह है कि रीजनलिज्म के चलते सब नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। ठीक है भाई, रीजनल पार्टीज कहीं ना कहीं पूरे देश को ना देख के केवल अपने रीजन को देखती हैं। और ये रीजनल पार्टीज इलेक्टोरल से, मतलब जो भी लोग हैं अपने रीजन में, उनसे वोट मांगती हैं। किसके आधार पर? रीजनल आइडेंटिटी के आधार पे, रीजनल सेंटिमेंट्स को वोट आती हैं। नेशन को कहीं ना कहीं बैक एंड में कर दिया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं सेक्शनिस्ट पार्टीज भी इनको बोला जाता है, क्योंकि कभी कभी ये लोग इलेक्शंस को बॉयकॉट करते हैं। कि सारी रीजनल पार्टीज सेक्शनिस्ट नहीं है। कभी कभी कुछ रीजनल पार्टीज क्या बोलती हैं कि हम इसी देश के ही हैं, लेकिन इस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी डिमांड को नहीं सुन रही, इसलिए हमने अपनी पार्टी बनाई अपनी डिमांड को सुनने के लिए। तो ऐसी पार्टीज तो ठीक है, बट कुछ पार्टीज जो कि रीजन के नाम पे देश को ही बॉयकॉट करने की बात कर दें, देश के ही इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करने की बात कर दें, वो काम गड़बड़ है। कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर में ये टेंडेंसी देखने को देखी गई है। ठीक है, कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर में टेंडेंसी दिखती है। ओके, तो रीजनलिज्म एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। फिर बात करते हैं पर्सनालिटी। देखिए कभी कभी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो पर्सनालिटीज की बेसिस बनती है और पर्सनालिटीज की बेसिस पे वो सक्सेसफुल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे चाचा नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, और अभी के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। कहीं ना कहीं इनकी पर्सनालिटीज ने ओवरऑल इनकी पार्टीज को इलेक्शन में जिताया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्टेट लेवल पे भी कभी कभी ऐसे कैरिस्मेटिक लीडर्स आते हैं जो कि उस इलाके में बहुत फेमस रहते हैं, जैसे कि तमिलनाडु में एमजीआर, ठीक है, आपके बिहार में नीतीश कुमार की बात कर लीजिए। तो ऐसे कुछ लीडर्स रहे हैं बहुत लंबे समय के लिए, जो कि अपने अपने इलाकों में केवल अपने करिश्मा के दम पे सक्सेसफुल रहे हैं, सेंटर में भी और स्टेट में भी। फिर बात करते हैं पैसे की। देखिए पैसे के फैक्टर को कभी भी आप इलेक्शन में इग्नोर नहीं कर सकते। भले ही बहुत प्रकार के लिमिटेशन लगाए गए इलेक्शन एक्सपेंडिचर पे, बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे 70 लाख, छोटी पे 28 लाख, ये हमने देखा है, पिछली ही वीडियोस में देखा है। लेकिन आपको पता है कि कितना भी आप लिमिट लगा दो, करोड़ों के तादाद में पैसा खत्म किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मनी पावर का इस्तेमाल ना हो इलेक्शंस में, इसके लिए बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस लगा रखे हैं। बट कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो दारू बांट के, पैसा बांट के वोट्स को छीनने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं वो वोट्स ले भी लेते हैं। बहुत जगहों पे जो वोट्स हैं वो नोट की बजाय फ्री में बांटते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई इलेक्शन लहर पे चल रहा हो, जैसे कि मैं बता दूं 2014 और 2019 में जो इलेक्शंस जीते हैं बीजेपी ने, वो मोदी जी के लहर पे जीते हैं। तो जब लहर के बेसिस पे इलेक्शन चल रहा होता है, तो वो लहर ना सबके माइंड को अफेक्ट कर देती है। जैसे 2014 में एक लहर चली कि कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी देश को नीचे लेके जा रही है, एक चेंज की जरूरत है, और एक ही अल्टरनेटिव था, वो था बीजेपी। और बीजेपी में मोदी जी की एक लहर चल गई। अब ये लहर चल गई तो उस लहर के चक्कर में ही खतरनाक तरीके से वो इलेक्शन जीत गए। तो ये बताया जा रहा है कि जब एक वेव आती है ना, तो उस वेव में ना पैसे की जो औकात होती है वो बहुत कम हो जाती है। जब कोई वेव नहीं है, जब एक वोट डालने वाले को क्लियर नहीं है दिमाग में वो क्या करे, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, वोट डालने वाले भी बड़े शाणे हैं। जो एक पढ़ा लिखा बंदा होगा ना, उसको अगर कोई वोट दे रहा होगा कि ठीक है हम तुमको चिकन दे रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, इतनी दारू दे रहे हैं, तुम जाके इसको वोट दे देना। अब वहां पे कोई चेक तो कर नहीं रहा है कि उसने किसको वोट दिया। वो ले लेगा और अंदर जाके अपने मन की पार्टी को भी वोट दे सकता है, पता तो ना चलेगा बाहर कि उसने किसको वोट दिया है। कोई उसके अलावा कोई और देख नहीं सकता। एज सिंपल इज दैट। समझ गया बात को? तो कहीं ना कहीं जब वेव वाले इलेक्शंस चलते हैं, तो भाई गांव दर गांव चाय की टपरियों पे उसी वेव, उसी लीडर की बात हो रही है, तो ऐसे केसेस में मनी की ताकत थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जब 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रांग हैं, सबके जीतने के चांसेस बराबर के हैं, तब कहीं ना कहीं मनी मैटर करता है। फिर बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी। ठीक है ना भाई?
जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो छापती है और कुछ प्रॉमिसेस करती है इलेक्टोरेट को। अभी जो पॉलिटिकल पार्टी इतने समय से राज कर रही थी उसने जो अपना इलेक्टोरल मैनिफेस्टो छापा था, उसने जो जो प्रॉमिसेस किए थे और बाद में उसने अपने प्रॉमिसेस पूरे किए या नहीं किए, इस चीज को जनता देखती है। और अगर जनता खुश नहीं है तो भैया यहाँ पे जनता अगेंस्ट में वोट दे देगी। समझ गए? कांग्रेस पार्टी 1977 में हारी, जनता पार्टी 1980 में हारी, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी की परफॉर्मेंस थी 1977 में कांग्रेस को हारना ही था। भाई इमरजेंसी लगी थी 1975 से 1977, लोग परेशान हो गए थे, इंदिरा गांधी जी को गलियां पड़ रही थी। वो अलग बात है कि 1980 में इंदिरा गांधी जी फिर से पूर्ण बहुमत से आएंगी, लोग इमरजेंसी भूल चुके होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी अगर सही तरीके से काम नहीं करेंगी तो वो हारेंगी ही हारेंगी। 2014 में जब बीजेपी जीती और कांग्रेस हारी, बीजेपी के लिए वो उतनी बड़ी जीत नहीं थी जितनी बड़ी वो कांग्रेस के लिए हार थी, जो कि कांग्रेस का उस समय पे जो आप कह सकते हैं ना स्टैंडिंग थी वो बहुत नीचे जा चुकी थी लोगों के दिमाग में, और आज की डेट में वो नीचे ही चल रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस पे, एक लहर पे और आपकी जो पब्लिक इमेज है, इन सब चीजों पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? पार्टी आइडेंटिफिकेशन की। बहुत सारे लोग भाई देखिए पार्टी से जुड़े हुए होते हैं कि इस पार्टी ने मेरे लिए ये किया, इस पार्टी ने मेरे लिए वो किया, लेकिन अब ये टेंडेंसी बहुत कम देखी गई। 1950s में और 1960s में कांग्रेस पार्टी से लोगों को बहुत लगाव था, क्योंकि उनको याद था कि हम लोग अभी अभी आजाद हुए हैं। 1947 में आजाद हुए, 1947 में आजादी किसने दिलाई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। समझ गए? तो अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत लगाव है तो आप उस पॉलिटिकल पार्टी को बहुत मानोगे और इस हद तक मानोगे कि आप उसे ही वोट दोगे। लेकिन आज की डेट में लोग पढ़े लिखे हो गए, आज की डेट में लोगों को पता चल गया है कि पॉलिटिकल पार्टी कोई परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये लीडर्स से बनता है और लीडर्स बदलते रहते हैं। तो कल की डेट में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी लीडर थे, आज की डेट में वो जगह मोदी जी और अमित शाह ने ले ली है। तो भाई कहीं ना कहीं पार्टी के साथ अब लोग कम आइडेंटिफाई करते हैं, लोग काम के आधार पर और अपनी सोच के आधार पर ज्यादा सोचते हैं। फिर बात करते हैं आइडियोलॉजी की। एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिज्म को फॉलो कर रही है, कैपिटलिज्म को फॉलो कर रही है, डेमोक्रेसी को, सेक्युलरिज्म को, पैट्रियोटिज्म को, डिसेंट्रलाइजेशन को। तो एक पॉलिटिकल पार्टी किस प्रकार की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है उस प्रकार से उसे वोट पड़े। जैसे कि अब कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ओके, तो ये बिल्कुल एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। हालांकि ये अलग बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी जो काम करने का तरीका है वो पूरी तरीके से अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं रहा है, बट कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टीज को आइडियोलॉजी के हिसाब से भी वोट देते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी बहुत कम है भाई आज की डेट में। और फिर फाइनली बात करते हैं किसकी? अदर फैक्टर्स की। बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं इनके अलावा जो कि वोटिंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि भाई इलेक्शन से जस्ट पहले कोई पॉलिटिकल इवेंट हो गया, तो किसी लीडर का मर्डर हो गया, जैसे इंदिरा गांधी जी का मर्डर हो गया, तो अगली बार कौन किसका जीतना तय था? राजीव गांधी जी का जीतना तय था। करप्शन स्कैंडल निकल के आ गए तो CWG स्कैम, नाना प्रकार के स्कैम निकले तो कांग्रेस का हारना तय था। ठीक है, कोई वॉर हो गया तो वॉर में हमारे देश को बहुत ज्यादा नीचा देखना पड़ा, उसके चलते में इलेक्शन हुए और जो इनकम्बेंट पार्टी थी वॉर के समय पे वो हार गई। अगर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशन खराब चल रही, बहुत इन्फ्लेशन है, फूड शॉर्टेज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उस केस में भी इनकम्बेंट पार्टी हार सकती है। फैक्शनलिज्म, कहने का मतलब ये इंडियन पॉलिटिक्स में फैक्शनलिज्म, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पॉलिटिकल पार्टी टूट रही है, छोटे छोटे फैक्शंस उठ रहे हैं जो कि टॉप लीडरशिप की बात नहीं मान रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी टूटती सी नजर आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं भाई फैक्शनलिज्म में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स में वोट बढ़ जाते हैं, तो किसी के पास भी प्रॉपर मेजोरिटी नहीं आ पाती। फिर भाई जो यंग लोग हैं वो अलग पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस के हैं, ओल्ड लोग अलग पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस के हैं, तो वो किसी और ही को वोट देना चाहेंगे। मैन अपनी अलग पार्टी को वोट दे रहे हैं, वुमेन अलग को दे रहे हैं, एजुकेटेड अनएजुकेटेड अलग प्रकार से दे रहे हैं, रूरल इलाके में रहने वाले, अर्बन इलाके में रहने वाले अलग पार्टी को वोट दे रहे हैं, रिच और पुअर अपने हिसाब से वोट दे रहे हैं, फैमिली किनशिप, कैंडिडेट ओरिएंटेशन, इलेक्शन कैंपेन, पॉलिटिकल फैमिली ग्राउंड, ये बैकग्राउंड और मीडिया ने कैसे पार्टिसिपेट किया, मीडिया ने कैसे कवर किया इवेंट को, इन सब बेसिस पे भी वोटिंग पैटर्न्स डिसाइड होते हैं। ये था दोस्तों यहाँ का तक का सफर। अभी मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, 24 मिनट हो चुके हैं। अगली वीडियो में इस चैप्टर खत्म कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को और कमेंट कर दीजिए एंगेजमेंट के लिए।